हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए अब हो गया, बस अब ब्रेक खत्म। मैंने कई देर इसलिए कुछ बोला नहीं कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं 5 मिनट जल्दी आ गई। चलिए बस, आज की क्लास EIS की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। पूरे EIS सब्जेक्ट में आज की क्लास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप उस हिसाब से इस क्लास के ऊपर ध्यान देंगे। ये क्लास हमें 6 से 8 नंबर दिला सकती है, ठीक है। और अगर इस वाली बात के ऊपर कोई भी सवाल आया तो मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 1 में से ऑलमोस्ट और कोई सवाल नहीं आता है, और आ भी गया तो हमें कोई परेशानी नहीं है, पढ़ेंगे हम लोग पूरा, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आपका दिमाग ठिकाने में आ जाए तो हम लोग शुरू करें विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम। दिमाग प्लस आप दोनों ठिकाने लग जाइए, उसके बाद शुरू करते हैं। और अपने लिए मुझे कम से कम 1 घंटा डिस्टर्ब मत करिएगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अपने लिए मैं जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो सकेगा उतने सिंप्लीफाइड फॉर्म में बात करने की कोशिश करूंगी, बट स्टिल वी आर ओपन फॉर एनी सजेशंस, ठीक है। कि अगर आपको लगता है मैम इसकी बजाय ऐसे बता दो, तो आई एम वेरी मच ओपन फॉर इट। द अल्टीमेट एम इज कि आपको ये काम आना चाहिए। भरत भैया, हो सकता है मेरी भाषा नहीं समझ में आई हो, पीछे एक बार इस बात को थोड़ा सा समझा देंगे कि मुझे 1 घंटा कैसे भी किसी का भी मुंह चलता हुआ नहीं चाहिए। चलिए, कल BPA वाला टॉपिक पूरा कर लिया था, एक बार बस याद दिला दो। 8 स्टेप, 5 रिस्क और 6 एरियाज, 7 एरियाज, बस फिर अभी इसको शुरू कर लेंगे। वाई BPA? कहीं कोई नियम कानून ऐसा करने से रोकता तो नहीं है? वो कौन से बिजनेस प्रोसेस हैं जो हमें ऑटोमेट करने हैं, उसको करके क्या ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे? एंड ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट, टाइमली, ठीक है। Hire a consultant with 3 qualities: experience in my field and hardwares and softwares, ठीक है। उसके बाद ROI ऑफ द प्रोजेक्ट, रेवेन्यू जनरेशन के साथ साथ कॉस्ट रिडक्शन, वेस्टेज का कम, हैंडलिंग ऑफ मोर टास्क इन लेसर पीरियड ऑफ टाइम, एम्प्लॉइज का कहीं और एंगेजमेंट, ये सारी बातें। उसके बाद आफ्टर दैट डेवलप द प्लान एंड टेस्ट द प्लान। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिस्क: SFRRO, स्ट्रेटेजिक, फाइनेंशियल, रेप्यूटेशनल, रेगुलेटरी, ऑपरेशनल, ठीक है। देयर आर 6-7 एरियाज यहाँ पे रिस्क हो सकता है: इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस, आउटपुट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइल ट्रांसमिशन एंड डेटा। मैंने आपको बताया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा का समझाया था, मास्टर डेटा एंड ट्रांजैक्शन डेटा। इसको इसलिए दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ, चैप्टर नंबर 2 की पहली क्लास में ये बात होगी। तो मास्टर डेटा है कोर, और ऐसा डेटा जिसके अंदर बाकी सारे डेटा को हम लोग स्टोर करके रखते हैं, और जब ट्रांजैक्शन डेटा मॉडिफाई होता है तो ऑटोमेटिकली मास्टर फाइल भी अपडेट हो जाती है, ठीक है। अब यहां से सुनेंगे बेटा बात को ध्यान से। फ्लो चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स का इंटेंशन क्या है और ये फ्लो चार्ट्स हैं क्या? हमें हमारे सिस्टम को कुछ इनपुट्स देने हैं, ठीक है, और उन इनपुट्स की बदौलत हमारा सिस्टम हमें इस बात को बता के देगा कि इस काम को करना कैसे है। बड़े ध्यान से सुनना है बात। आपके पास एक रास्ता है ये कि आप दुकान में खड़े हो और कहें मुझे वो वाला सामान दे दीजिए, ठीक है। लेकिन सोचो जब वो दुकान पहली बार खुली होगी और जब उस दुकान में सेल्समैन को ट्रेनिंग दी जा रही होगी, तो उसको क्या बोला होगा कि आते ही उसको पहले नमस्ते करना, कस्टमर को सिखाया होगा कि नहीं, कि कस्टमर आएगा तो उसको नमस्ते करना, और फिर पूछना क्या आप उलन कपड़े खरीदने आए हैं, तो बोलेगा नहीं। अच्छा, फिर एथनिक कपड़े खरीदने आए होंगे, नहीं। फिर अच्छा, जीन्स खरीदने आए हैं क्या? तो कहा हाँ, हम जीन्स खरीदने आए हैं। लेकिन जी हमें तो बोला था कि हमारे पास 5 आइटम है और 5 का नाम गिनाना है, लेकिन आप तो तीसरे में ही हाँ बोल रहे हो। अब हमें तो पूछा था कि 5 के बारे में पूछना, लेकिन आप तो
तीसरे नंबर में यहाँ कह रहे हो। इसका मतलब बेटा ध्यान से सुनना है कि फ्लो चार्ट हमें एसओपी बनाने में मदद करते हैं। क्या? एसओपी। एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। इसका मतलब मैं अपने सिस्टम को एक बात सिखाऊंगा फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। आप इसमें से किसी में भी फॉल कर सकते हैं, पहले वाले में भी, दूसरे वाले में भी, तीसरे वाले में भी, चौथे वाले में भी और पांचवे वाले में भी। मैम जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं अगर वो उलन में ही हाँ कर देता तो हम उसे कहते आप ग्राउंड फ्लोर पे जाइए, लेकिन वो उलन में तो हाँ नहीं कर रहा है। हमने उससे पूछा अच्छा जी एथनिक खरीदोगे? अगर वो हो सकता है कि किसमें हाँ कर देता, एथनिक में, तो हम कहते जी आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाइए, लेकिन उसने हाँ कर दी है जीन्स पे। तो हमने कहा अच्छा जी आप सेकंड फ्लोर पे चले जाइए, वहां आपको ये सामान मिल जाएगा। मान लो वो जीन्स में भी हाँ नहीं कहता तो हम कहते आप किड्स वेयर देखने आए हैं, तो वो आपको बेसमेंट में मिलेगा। और अगर मान लो हम 5 ही कपड़े बेचते हैं, हम 5 ही कपड़े बेचते हैं, 4 में वो ना कर चुका है, तो इसका मतलब हमें अल्टीमेटली मजबूरन उसको यही कहना पड़ेगा कि भाई 5वां वाला आइटम वहां मिलता है। क्या मैं उसको स्पेशली पूछूं? ध्यान से सुनना। चलो यहां पे 4 कलर की बॉल रखी है, 4 कलर की बॉल, रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू। ठीक है, रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू। मैंने आपसे पूछा, या तो एक सीधा सीधा क्वेश्चन है कौन सा कलर पसंद है, वो कहेगा रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू जो कहे, लेकिन मुझे अपने सिस्टम को समझाना है कि देख भाई सिस्टम, जब भी यूजर तेरे पास आएगा तो तेरे पास एक पूरा का पूरा ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, तुझे वहां से लेके स्टार्ट करना है, और जहां पे तेरा यूजर रुक जाए वहां पे तेरी प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगी। मैंने उनसे पूछा क्या तुम्हें रेड बॉल पसंद है, तो कितना जवाब आ सकता है? 2 ही तो जवाब आ सकता है। ये कह सकता है हाँ पसंद है, या कह सकता है ना नहीं पसंद है। कौन सी बॉल? रेड बॉल। इसने कहा हाँ, या दूसरा कहा ना। मैंने कहा अच्छा फिर ग्रीन बॉल पसंद है क्या? तब कितना जवाब दे सकता है? ये 2 जवाब दे सकता है, ग्रीन बॉल हाँ या ना। मैंने कहा अच्छा बताओ फिर येलो, कितना जवाब? 2 जवाब, हाँ या ना। बेटा मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास 4 कलर की बॉल है, ये 3 कलर की बॉल में ना बोल रहा है, तो क्या मैं इससे पूछूं कि तुम्हें ब्लू पसंद है क्या? आपके दिमाग में जो बच्चे यस कह रहे हैं उनके दिमाग में हो सकता है मुझे पर्पल पसंद हो, और आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन ही ना हो, तो मैं कैसे हाँ बोल दूं? जिन भी बच्चों ने यस बोला कि आप ब्लू पूछो, उसके पीछे का इंटेंशन यही है, लेकिन आपको उस केस में स्पेसिफिकली बताना होगा कि इसके अलावा भी और चॉइसेस अवेलेबल हैं। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, कितनी बॉल रखी है? 4, और उसमें से एक आपको चुननी है, जिसमें से 3 आप मना कर चुके हो। इसका मतलब कौन सी होगी? ब्लू। इसका मतलब मुझे अपने सिस्टम को बताना है, देख सिस्टम 4 कलर हैं। कितने कलर हैं? 4। और तुझे यूजर को क्या कर, मैम मान लो अगर वो रेड में ही हाँ बोल दे तो उसको तो बाकी तीनों को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बताओ ठीक बात है। अगर मान लो ये रेड में ही हाँ कर देता तो मेरे लिए तो बाकी के सवाल बिल्कुल मीनिंगलेस हैं। लेकिन मैंने क्या कहा कि मुझे ये सारा एक सिस्टम तैयार करना है कि जिससे यूजर, आप एक यूजर हो जिसने यहां हाँ कर दिया, हो सकता है कोई यूजर हो वो येलो पे हाँ करे, और हो सकता है कोई यूजर अल्टीमेटली कहां पे हाँ करे? ब्लू पे। तो मुझे करना क्या है,
मुझे एक किसी भी काम का एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना के देना है अपने सिस्टम को, कि भाई सिस्टम ऐसे हमारा काम चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, मैं एक ट्रेडर हूं। कौन? ट्रेडर। मैं 3 टाइप के कस्टमर्स में डील करती हूं। सुनना ध्यान से, कहीं 1% आपको कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? कि बस ये समझ में आ रहा है कि कुछ बातें हैं जिनको हमें लाइन से स्टेप बाय स्टेप सिस्टम को समझानी है। मैं एक ट्रेडर हूं जो 3 टाइप के कस्टमर से डील करती हूं, दैट इज होलसेलर, रिटेलर और अल्टीमेट कस्टमर। ठीक है, इसका मतलब वो अपने लिए ही सामान खरीद रहा है, खुद ही खाएगा उसको। ठीक है, मैंने तय किया है कि मैं होलसेलर्स को 5% का डिस्काउंट देती हूं, मैं रिटेलर्स को 10% का डिस्काउंट देती हूं और अल्टीमेट कस्टमर को 3% का डिस्काउंट देती हूं। बोलो ठीक है? ये कोई बहुत भारी बात है क्या? हमारी दुकान में 3 टाइप के लोग आते हैं, या तो वो होलसेलर होगा, या आया हुआ बंदा, या रिटेलर होगा, और अगर रिटेलर नहीं हुआ तो अल्टीमेट कस्टमर होगा। क्या इतनी बात ठीक लग रही है? अब मुझे करना क्या है? मुझे मेरे सिस्टम को बताना है कि देख भाई सिस्टम, मेरे पास कुछ टाइप ऑफ कस्टमर हैं जिनको तुझे क्या बनाना है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसका मतलब आपको ये बात तो तय है ना कि दुकान में जितने भी कस्टमर आएंगे वो इन तीनों में से ही एक होंगे। बोलो ठीक बात है? इसका मतलब अगर मैंने एक बार एक फॉर्मेट सेट कर दिया तो मेरे सिस्टम के लिए आसान हो जाएगा। पूछे तुम कौन हो, तो बोलेगा रिटेलर हूं, तो हम देखेंगे अच्छा इसका मतलब होलसेलर नहीं है, क्या है? रिटेलर। अब मुझे अपने सिस्टम को सिखाना है, क्या सिखाना है? कि जैसे ही कोई कस्टमर आए सबसे पहले पूछो कौन है, नहीं कौन है, तो फिर वही वाली बात हो गई, हम कलर भी पूछ सकते थे। हमें तो एक पूरा का पूरा फॉर्मेट तैयार करना है। कस्टमर आ गया है दुकान पे, भाई कस्टमर क्या तुम होलसेलर हो? अगर वो कहता है हाँ, तो हम उसको डिस्काउंट कितना देंगे? लेकिन वो तो मना कर रहा है कि नहीं मैं होलसेलर नहीं हूं। अच्छा, तो हमने पूछा फिर तुम क्या रिटेलर हो? अगर वो हाँ कहेगा तो हम उसको कितना % देंगे? लेकिन अगर वो ना कहेगा तो सुनो, अब एक बात और, अब हमारे दिमाग में जो बातें आ रही ना, वो दिमाग में बात ये आ रही कि मैं मान लो कोई हमारी दुकान में आए और उसको हमारी दुकान का आइटम पसंद नहीं आए। देखिए जेन्युइन क्वेश्चन है आपका बिल्कुल, तो फिर तो मैम वो अल्टीमेट कस्टमर हुआ नहीं। लेकिन वो आ गया है दुकान में, तो बेटा डिस्काउंट तो बिल पे दिया जाता है ना, कि कस्टमर के आते ही हम उसको पकड़ लेंगे, आ तुझे डिस्काउंट दे। हम वो आएगा, सामान खरीदेगा, उसका जो बिल बनेगा उसके ऊपर डिस्काउंट दिया जाएगा। बोलो ठीक बात है? तो इसका मतलब अगर वो मुझसे बिल कटवा रहा है तो इसका मतलब इन तीनों में से जरूर कोई एक होगा। वो कहता है नहीं मैं होलसेलर नहीं हूं, वो कहता है मैं रिटेलर नहीं हूं, तो इसका मतलब भाई तू अल्टीमेट कस्टमर है और तुझे हम कितना डिस्काउंट देंगे? 3%। हो क्या रहा है? हमेशा ध्यान रखना है, आपको कुछ बातें लिखी होंगी कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट विच अ फर्म डील्स इन, ठीक है, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्काउंट रेट फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू शो द डिस्काउंट फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो अब आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी बात चल रही है। 1%, 100% में से 1%, कि अगर मुझे सवाल आता है कि किसी दुकान वाले के पास 4 प्रोडक्ट हैं और वो चारों के ऊपर अलग अलग डिस्काउंट देता है, तो हम सबसे पहले क्या पूछेंगे कि क्या प्रोडक्ट ए चाहिए, और अगर वो हाँ बोलेगा तो जो क्वेश्चन में डिस्काउंट होगा वो देंगे।
लेकिन हमें एक और बात को ऑप्शन में रखना है, क्या कि ये तो ना भी बोल सकता है, और अगर ना बोलेगा तो बी प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे कि बोल भाई तुझे बी चाहिए क्या। अगर ये कहता है यस तो जो डिस्काउंट क्वेश्चन में लिखा होगा, लेकिन ये तो फिर कह रहा है नो, तो क्या पूछोगे, सी चाहिए क्या। वो कह सकता है हाँ या ना, लेकिन जैसे वो ना कहेगा तो आप उससे पूछोगे कि तुझे डी चाहिए क्या। तो आपको ये बात समझनी होगी कि अगर किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली एक बात कही गई है कि 3 ही आइटम हैं, तो उस केस में अगर 2 में ना है तो इसका मतलब तीसरा ही होगा बिना पूछे। आपको उसके लिए तीसरा स्पेसिफिक सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान लगा के सुन लो, 8 नंबर का आएगा और अकेला एक लौता सवाल जिसमें एक भी नंबर नहीं कटेंगे अगर सही हुआ तो। और बाकी थ्योरी आप कितनी भी बेहतरीन लिखेंगे तो भी एग्जामिनर के ऊपर है, वो हमारे में से कुछ भी नुक्स निकाल सकता है, लेकिन अगर ये सही हुआ तो 8 में से 8 नंबर पूरे हैं। अब ध्यान से सुनना है, थोड़ा सा 1% ठीक लग रहा है कि मान लो क्वेश्चन है ट्रेडर हैज 3 टाइप्स ऑफ कस्टमर, होलसेलर, रिटेलर and ultimate customers. The discount are 5% for wholesalers, 10% for retailers and 3% for the ultimate customers. आगे बढ़े, थोड़ा सा अब थोड़ा खसकाऊं मैं उसको, ठीक। यहां देखो बेटा 2 शब्द होते हैं, एक शब्द क्या इनपुट और एक शब्द क्या रिजल्ट या फिर आउटपुट। ध्यान से सुनना है बात। आप अपना पिछला वाला क्वेश्चन इमेजिन करो, ट्रेडर वाला। आपके हिसाब से उसमें इनपुट क्या था और आउटपुट क्या था बताओ। मैम उसमें भी इनपुट आउटपुट है कुछ। क्वेश्चन सुना आपने, मैं फिर दोहराती हूं। आपको वो ट्रेडर वाला क्वेश्चन याद है पिछले वाला कि 3 कस्टमर हैं, होलसेलर, रिटेलर और अल्टीमेट कस्टमर, और उनके अपने डिस्काउंट रेट्स हैं 5%, 10%, 3%। मेरा आपसे सवाल है कि बताओ इस वाले क्वेश्चन में आपके हिसाब से क्या इनपुट है और क्या आउटपुट है। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं, आपने सुना मैंने क्या पूछा? आपने सुना मैंने क्या पूछा? क्या पूछा मैंने? कोई नहीं बोल रहा अभी। हाँ बोलो ना। मैंने आपने मेरा क्वेश्चन दोहरा दो आप। तो आपने क्वेश्चन सुना नहीं या समझ में नहीं आया? 2 सवाल हैं। हाँ चलिए, वेरी गुड। अभी तक पिछले आधे घंटे से जो मैं बोल रही हूँ वो कुछ समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है जो मैं आधे घंटे से कह रही हूँ? चलिए, आपको ट्रेडर वाला क्वेश्चन ध्यान में है? क्या क्वेश्चन है? ठीक है, ठीक बात है, और उनके अपने अपने डिस्काउंट रेट्स हैं, कोई बात नहीं। तो आपको मेरा सवाल है कि इस वाले क्वेश्चन में अगर आप सिस्टम को कहेंगे कि इसका एसओपी बना दो तो क्या इनपुट होगा और क्या आउटपुट होगा इसी क्वेश्चन के बेसिस पे। मतलब हमें कुछ तो सिस्टम को डेटा फीड करना पड़ेगा ना, उसके बाद ही तो वो रिजल्ट बताएगा। थोड़ा सा बेटा, टाइप ऑफ कस्टमर इनपुट होगा और उसका रिजल्ट होगा डिस्काउंट। बोलो समझ में आ रहा है? अगर मैं बताऊंगा कि मैं होलसेलर हूं तो तुरंत सिस्टम बता देगा डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 5%। अगर मैं सिस्टम को बताऊंगा कि मैं रिटेलर हूं तो सिस्टम तुरंत बता देगा कि डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 10%। एक बात ध्यान से सुनो, बहुत कान खोल के। अभी ये बात जितनी आसान लग रही है उतनी आसान है नहीं।
इनपुट वो चीजें होती हैं जो हर सवाल के साथ बदलती हैं और जिसका रिजल्ट पे डायरेक्ट असर पड़ता है, वो चीज कहलाती है इनपुट। ठीक है। अब आप कहेंगे मैम डिस्काउंट भी तो बदल रहा है हर सवाल के बाद। ना ना, डिस्काउंट टाइप ऑफ कस्टमर की वजह से बदल रहा है। डिस्काउंट हम इनपुट नहीं कर रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं कि अगर टाइप ऑफ कस्टमर होलसेलर निकला तो उसको दे देना 5% डिस्काउंट। मान लो आपको टैक्स लगाना है, ठीक है, टैक्स लगाना है। मैंने कहा 2 लाख रुपए अगर इनकम है तो 10%, 3 लाख इनकम है तो 15%। ठीक है। तो अब बताओ इसमें से कौन सा इनपुट और कौन सा आउटपुट? इनकम इज द इनपुट एंड टैक्स रेट इज द आउटपुट। क्योंकि जैसे जैसे इनकम बदलेगी वैसे वैसे टैक्स का अमाउंट भी बदल जाएगा। इसलिए इनपुट आर द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब विच गेट्स चेंज्ड आफ्टर एवरी सिचुएशन, जो कभी भी एक जैसा नहीं होता है। मैम फिर हमारे वाले वो बॉल वाले क्वेश्चन में क्या इनपुट हुआ? कलर ऑफ द बॉल, क्योंकि वो हर सवाल के साथ, हर यूजर की नीड्स के साथ बदलेगा, वो कहलाता है इनपुट। बोलो ठीक है। 1% समझ में आ रहा है? 1%। क्या बात चल रही है? बात चल रही है। देखो और एक बात, फ्लो चार्ट इज अ नॉन स्टैंडर्ड डायग्राम। नॉन स्टैंडर्ड डायग्राम का मतलब है इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है। अब मान लो आप और मैं हम डिसाइड करते हैं चलो अभी इंडिया गेट चलते हैं, मौसम अच्छा है, ठीक है। तो आप और मैं, जरूरी नहीं है कि हम दोनों का वहां पहुंचने का साधन एक ही हो। ठीक बात है। आप में से कुछ बच्चे, 3 बच्चे ऑटो में चले जाएंगे कि चल भाई ऑटो में चलते हैं, कुछ लोग बस में जाएंगे, कुछ कैब करके जाएंगे और कुछ कहेंगे घर चलते हैं, अच्छा मौका है चलो। हाँ, लेकिन क्या हम किसी को भी गलत ठहरा सकते हैं? जो बच्चा ऑटो में पहुंचा वो भी सही जगह पहुंचा है, जो बच्चा कैब में पहुंचा वो भी सही पहुंचा है, और जिसको नहीं आना था उसके लिए वो बात रेलेवेंट नहीं थी इसलिए नहीं पहुंचा। इसका मतलब फ्लो चार्ट आपका अलग दिख सकता है और मेरा अलग दिख सकता है, फिर भी सही होगा। मैम ये तो पंगा फंस गया कि पता कैसे चलेगा कि हमारा सही है या नहीं, क्योंकि बाजू वाले का देखेंगे, आप कहते हो उसका अलग दिख सकता है, मेरा वाला कुछ अलग दिखेगा। तो सबसे पहले तो ये फैसला किया जाए कि पता कैसे चलेगा कि मेरा फ्लो चार्ट सही है। आपका फ्लो चार्ट सही है या नहीं, आपने बैलेंस शीट को थोड़ा सा इमेजिन करो। बैलेंस शीट का सही होना इस बात, या टैली होना इस बात का प्रूफ नहीं है कि ये क्वेश्चन सही है। आप समझते हैं इस बात को? लेकिन गलत टैली ना होना 100% पक्का है कि ये क्वेश्चन गलत है। वैसे ही फ्लो चार्ट को चेक करने के लिए जो एक लौता ऑप्शन अवेलेबल है, वो ऑप्शन है कि अगर फ्लो चार्ट को देखते ही मुझे अपना सारा क्वेश्चन नजर आ जाए तो वो फ्लो चार्ट सही है। अगर आपको फ्लो चार्ट देखो, अच्छा होलसेलर है तो 3%, 5%, नहीं है तो क्या है, रिटेलर है, फिर अच्छा, इसका मतलब मैंने फ्लो चार्ट देखी, अपना क्वेश्चन रखा। मैम ये तो हम तो अपने हिसाब से सही बना रहे होंगे ना। मान लो अगर हमने बनाया है तो हमारे हिसाब से तो पूरा क्वेश्चन हमने उसमें इंक्लूड कर ही दिया होगा, तो कर दिया होगा तो अच्छी बात है। और अगर कुछ रह गया होगा तो मैम स्टेप मार्किंग होगी। सवाल है ना भाई, ये भी तो एक
देखिए डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर जिसके पास आपकी कॉपी जाती है। हाँ चलिए, अब रामायण खत्म होने को है और मैं नहीं बेटा मजाक की सौ बात है। अब फ्लो चार्ट किस चीज का है? किसी भी चीज का हो सकता है। आपको कह सकते हैं ओटीसी का फ्लो चार्ट बनाओ, ऑर्डर टू कैश का फ्लो चार्ट बनाओ। तो सुनो, कैसा फ्लो चार्ट दिखना चाहिए कि भाई कस्टमर ऑर्डर आ गया, हाँ आ गया तो आगे बढ़ो। ऑर्डर फुलफिलमेंट के लिए चेक करो कि इन्वेंट्री है या नहीं, अगर है तो भेज दो, नहीं है तो जाओ स्टोर वालों के पास और कहो भाई इस इन्वेंट्री को लेके आओ, ये ऑर्डर फुलफिल नहीं हो पा रहा है। कुछ भी चीज का फ्लो चार्ट आपको वो दे सकते हैं। 5-7%, 1% से बढ़े क्या हम लोग? 5% पे आए, वेरी गुड। सुनो ध्यान से, इनपुट का मतलब समझ गए? वो वेरिएबल जो हर सवाल के साथ चेंज होगा और हर यूजर को अपनी नीड बताएगा, वो कहलाता है इनपुट। हम हमारे सिस्टम को कहेंगे सिस्टम रीड दिस इनपुट एंड गो एंड फर्दर प्रोसेस, और उसके बाद बताओ हमारा रिजल्ट या आउटपुट। ठीक है, अब मैं कुछ फोटो बना रही हूं, आपको घबराना नहीं है और मेरे साथ बनाते चलना है, कुछ नहीं होगा, हाँ सब ठीक हो जाएगा। अब डायग्राम है तो डायग्राम के लिए चाहिए सिंबल्स। कोई स्केल नहीं लगाएगा और कोई पेंसिल भी नहीं लगाएगा, पेन से ही बनाएंगे हम लोग ये डायग्राम एग्जाम में भी। और वो कैसे बनेगा एक बार में सही, कैसे गड़बड़ से बचेंगे, वो सब कुछ इसमें आएगा। लेकिन अभी आप कोशिश कीजिए ऐसे ही बनाने की। आप इसको ओवल में बना लो, वरना ये स्पेसिफिकली ऐसा बनता है। नंबर 3 हमें क्या प्रोवाइड कराना है? इनपुट। अभी मैंने इसके जगह छोड़ देनी है ऊपर, इसके उसके सिंबल के लिए आर द वेरिएबल्स। which gets changed after every user. देख लीजिए, जिनको अगर किसी भी प्रकार से समझ में नहीं आ रहा है, ये बनाया मैंने। मैम ये जरूरी है जैसा आप बना रहे हो वैसे ही बनाना? हाँ 100%। इनपुट। नंबर 4 इज जी, रीड लिखा है मैंने। अरे मैंने कहा कि अगर ये छोटा लग रहा हो और समझ में नहीं आया हो तो ये ऐसा बनाया और लिखा है रीड। बनाना एक ही है, आप 3 बार बनाओ, प्रैक्टिस हो जाए, दिक्कत क्या है। लेकिन जब हम लोग अभी फ्लो चार्ट्स बनाएंगे तब हम लोग देखेंगे कि एक ये हमने बनाया रेक्टेंगल फॉर प्रोसेसिंग। नंबर 5 इज फॉर द क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब समझ गए क्या? क्या तुमको ए चाहिए, क्या तुमको बी चाहिए, तो ये क्या तुम्हारी चॉइस है उसको पूछने के लिए जो हम बनाएंगे, दैट इज डायमंड। दैट इज डायमंड।
प्रिंट, प्रिंट, फिर से ऐसे डॉट डॉट बना दूं कॉपी में और तुम छाप लो उसके ऊपर। देख लो फिर से, एक ही बार बनाना, मैं सिर्फ तुमको दिखा रही हूं मैंने किया क्या है। ठीक है, हाँ बिल्कुल जरूरी है, 100% ये ही करना है। हाँ ये प्रिंट है बेटा, क्या बात है, कोई डिस्कशन का मैटर नहीं है, ये सीधी सीधी बात है, जो सिंबल लिखे हैं वैसे के वैसे बनने हैं, बात खत्म। अब आधे ये टेंशन भी इसी की, यही तो बनता नहीं था तो फिजिक्स केमिस्ट्री से भागे थे, अब ये यहां भी नहीं, हमें इतना ही करना है बस। कनेक्टर्स मैंने दो छोटे सर्कल्स बनाए हैं, उन दोनों में ए लिखा है। मैम एक ही बनाना है या दोनों? दोनों, ये दोनों बनाना है। मैंने दो सर्कल बनाए हैं, उन दोनों सर्कल्स में ए लिखा है। ठीक है, बेटा बाद में जब इसको हम लोग यूज करेंगे तब आप टेंशन में आ जाओगे, क्या फायदा है। पेज कनेक्टर्स, ऊपर हमने लिखा है कनेक्टर्स, फिर हमने लिखा है पेज कनेक्टर्स, और मैंने दो कनेक्टर्स बनाए हैं, एक डाउनवर्ड्स और एक अपवर्ड्स। आपको ये 8 सिंबल्स एकदम दिमाग में रहने चाहिए, वो तो हो जाएंगे याद, अभी हम इतने सारे फ्लो चार्ट्स बनाएंगे। और एक क्वेश्चन लिखेंगे अब मेरे साथ, सिंबल्स हो गए, कोई बहुत भारी नहीं है। क्वेश्चन लिखेंगे अब, बेटा बकवास एकदम भी मत करो, इतने आसान सवाल आते हैं कि उस वक्त आपको लगेगा कि थोड़ा सा अगर मैं देख लेता ना यार तो काम 8 नंबर बन जाता, और 39 और 40 में 6 महीने का अंतर होता है। ठीक है ना, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखना है हमें। अ कंपनी हैज, a company have 50 employees with a monthly salary of rupees 30,000 per month. Company has decided to give the increment to the employees on the basis of their performance marks in the test. If the performance marks is below 70, then the increment is 10% of the salary. If the performance marks is 70 to 80,
then increment is 20% of the salary, and if the PM is above 80, then increment is 30% of the salary. Draw a flow chart to print performance marks, increment and revised salary of the employees. ऐसा आएगा सवाल. ये है सवाल. हाँ जी, आपने बनाना नहीं है, करेंगे हम लोग इसको अभी. यहां पे इस वाले सवाल में एक ट्विस्ट मैं ऐड कर देती हूं. नहीं, पहले तो सिंपल ही रखते हैं, फिर ट्विस्टेड करेंगे उसको. ठीक है, इधर देखेंगे बेटा. अभी तक अगर आप इसको देख रहे होंगे तो आपको ये एबीसी जैसा ही लग रहा है कि भाई अगर उसका परसेंट 70 से नीचे है तो 10%, अगर 70 से 80 है तो 20%, और तीसरे का तो पूछना ही नहीं है, क्योंकि अगर 70 से कम है, 70 और 80 के बीच में है, और अगर इसका मतलब वो 2 में ना बोल रहा है तो इसका मतलब 100% 80 से ऊपर ही होगा. क्या ये सबके दिमाग में ठीक है? क्या मैं फिर से बताऊं? किसी को भी ठीक लग रहा है? देखो अब यहां ध्यान से सुनना बेटा. एक बात मैं एक एम्प्लॉय से पूछ रहा हूं कि बताओ तुम्हारा परफॉर्मेंस मार्क्स 70 से कम है क्या? ए वाली कैटेगरी तो वही है ना. कितना जवाब आ सकता है? यस या नो. अगर ये यस कहता है तो मैं इसको बताऊंगा कि तुम्हारा इंक्रीमेंट कितना, 10% ऑफ सैलरी. लेकिन ये तो ना बोल रहा है, तो मैंने पूछा अच्छा बताओ 70 से. आप कोई नहीं लिख रहे हैं, अभी हिम्मत भी मत करना, क्योंकि अभी ये सिर्फ समझने के लिए हो रहा है. तो हमने कहा इंक्रीमेंट इज 0.2 इंटू सैलरी. हाँ बेटा, हमने डायग्राम में डायमंड, क्वेश्चन में डायमंड बनाया है. ठीक है, इनपुट में हमने टिल्टेड रेक्टेंगल बनाया है. कहाँ सेम है भाई? हाँ तब बिल्कुल इतना तो अब चलो. हाँ जी बेटा प्लीज यहां देख लो. लेकिन अगर ये इसमें भी नो बोलता है तो क्या ये ठीक है? यहां देखो, पहले मैंने उससे पूछा भाई बता तेरा परफॉर्मेंस मार्क 70 से कम है क्या? इन्हीं से पूछा. तो ये क्या जवाब दे सकता है, हाँ या ना? हाँ बोलेगा तो मैं कहूंगी तुम्हारा इंक्रीमेंट इज इक्वल्स टू 10% ऑफ द सैलरी. अब सोचो एक बात, अगर ये यहीं पे हाँ बोल दे तो यहां तक की तो कोई जरूरत ही नहीं है. अगर ये यहां हाँ बोल दे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, और अगर ये यहां हाँ बोल देगा तो बात तो ठीक ही है, क्योंकि ऊपर से तो आना ही पड़ेगा. लेकिन एक बात बताना, क्या अगर ये यहां हाँ बोलता है तो मुझे बताना पड़ेगा कि तेरी रिवाइज्ड सैलरी क्या होगी? सैलरी प्लस
इंक्रीमेंट को ही तो रिवाइज्ड सैलरी बोलते हैं। हमारे क्वेश्चन में पूछा है, बताओ परफॉर्मेंस मार्क्स बताओ, इंक्रीमेंट बताओ और रिवाइज्ड सैलरी बताओ। क्या किसी के लिए भी रिवाइज्ड सैलरी सैलरी प्लस इंक्रीमेंट होगी? अगर ये हाँ बोलता है तो भी यही वाली इक्वेशन कि रिवाइज्ड सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी प्लस इंक्रीमेंट, अगर ये यहां हाँ बोलता है तो भी यही इक्वेशन कि रिवाइज्ड सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी प्लस इंक्रीमेंट। 10% समझ में आ रहा है? अगर ये यहां पे 10% में हाँ बोल देती है तो भी मुझे उसको सीधा लेके जाना पड़ेगा कहां? रिवाइज्ड सैलरी पे। अगर ये 20% पे हाँ बोलती है तो भी रिवाइज सैलरी इज इक्वल्स टू 30,000 प्लस योर इंक्रीमेंट। लेकिन अगर ये कोई बंदा यहां पे पहुंचता है तो भी यहीं पे लेके जाना होगा। बोलो सही बात है? और अगर मैं कोई बंदा यही हाँ बोल देता है तो मेरे स्टेप क्या बनने चाहिए? नंबर 1 10%, नंबर 2 रिवाइज सैलरी और नंबर 3 प्रिंट कराओ और खत्म करो। सही बताओ थोड़ा सा कि भाई अगर मैं 10% वाला हूं तो मेरे लिए क्या बनना चाहिए? मेरा क्वेश्चन, मेरा रिजल्ट, मेरी रिवाइज्ड सैलरी और उसको प्रिंट करो और खत्म करो। बोलो 1%। इसका क्या आप ये बात मानने को तय है कि ये तीनों के बाद का स्टेप है? मतलब इसके बाद का भी स्टेप यही, इसके बाद का भी स्टेप यही और इसके बाद का भी स्टेप यही। क्या इसको समझने में बेटा किसी को भी दिक्कत है तो प्लीज बताओ, अपने ईगो को साइड में रख के कि सब हंसेंगे। आपको 8 नंबर चाहिए तो अगर आपको इतना सा भी कुछ फंस रहा है, क्योंकि जो मैं इसके आगे बताने वाली हूं वो फंसना ही है, क्योंकि हाँ दैट्स फैक्ट। तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि हर किसी बंदे की इंक्रीमेंट निकालने के बाद उसकी रिवाइज्ड सैलरी होगी सैलरी प्लस इंक्रीमेंट। बोलो ठीक है? इसका मतलब मैंने अगर एक बार कमांड दिया रिवाइज सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी प्लस इंक्रीमेंट और तीनों को इसमें जोड़ दिया तो भी बात ठीक है। 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यहां हाँ बोले तो यहां ले आओ, यहां हाँ बोले तो यहां ले आओ और यहां हाँ बोले तो भी यही ले आओ। 10% ठीक है, 11% हो गया 10 से। चलिए वेरी गुड। अब यहां देखना है बेटा, मैं पहले ही बता रही हूं कि आपका मैथमेटिक्स का नॉलेज जेब में रखिए। हाँ, अब मुझे यहाँ पे ज्ञान देने की कोशिश मत करिएगा कि ये तो हो ही नहीं सकता। इतना आगे क्यों जाना है भाई? ए तक काम खत्म हो जाएगा, सी तक क्यों जाना है हमें? इतना काम ही नहीं है। इधर देखो अब बेटा ध्यान से सुनो। 1 2 3 4 5 6 ये 6 लोग हैं बेटा। प्लीज जरा ध्यान से सुनो। आवाज गूंज रही है? चलो तो मैं धीरे बोलती हूँ, फिर भरत भैया तो है नहीं, मैं धीरे बोलती हूँ भाई। और क्या हाल है? अभी तो मैं उसको तो छेड़ने के मैं पोजीशन में नहीं होगी। यहाँ देखें, लेकिन अगर मैं यहाँ वहां तक सुन रहा है ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना। अगर ये सवाल में एक बात लिखी होती, कहाँ गया सवाल? ईच एम्प्लॉय, इसका मतलब 50 के 50 लोगों का, बेटा ध्यान से सुन लो प्लीज। इसका मतलब 50 के 50 लोगों का परफॉर्मेंस मार्क्स चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, रिवाइज्ड सैलरी चाहिए। इसका मतलब ये सारा प्रोसीजर कितनी बार होना चाहिए? 50 बार, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस मार्क्स कुछ और होगा। क्योंकि जैसे ये हाँ बोलेगी तो हम वहीं कट जाएंगे। दूसरा
मुझे सारी बात शुरू से इससे पूछनी होगी, बोलो ठीक बात है। यही सेम बात मुझे इससे पूछनी होगी। कितनी बार ये सवाल पूछा जाएगा बताओ? 50 बार। इसमें किसी को समझने में कोई आपत्ति है कि अगर सवाल पूछ रहा है कि 50 एम्प्लॉय का लिखे, हमें उसमें 1 लाख लिखा होता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, वो कैसे हम देखेंगे। सवाल क्लियर है कि चक्री घूमनी है कितनी बार? 50 बार। सवाल आंसर प्रिंट होने हैं कितनी बार? 50 बार। क्योंकि वहां मैंने लिखा है कि ईच एम्प्लॉय का प्रिंट करो, मतलब जब इसका जवाब आ जाए तो इसको प्रिंट करो, जब इसका जवाब आ जाए तो इसको प्रिंट करो। इसका मतलब प्रिंटिंग भी 50 बार होनी है, बोलो ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, ये वो 50 लोग हैं, ठीक है। मैंने जब पहले वाले से पूछा तो ये कितना हो गया? 1, ठीक है। जब मैंने पहले वाले से दूसरे वाले की तरफ गिनती बढ़ाई, गिनती, तो गिनती काउंटिंग हमेशा 1-1 से बढ़ती है। काउंटिंग गिनती हमेशा 1-1 से बढ़ती है, बोलो। इसका मतलब अगर ये 1 है और इस वाले में अगर 1 जोड़ूंगी तो दूसरी गिनती बन जाएगी, बोलो ठीक है। जब अब वाले में 1 जोड़ूंगी तो तीसरी गिनती बन जाएगी, बोलो। जब अब तीसरी इस गिनती, इसका मतलब जो अभी है, जो अभी गिनती है उसमें जब 1 जोड़ूंगी तो 4 बन जाएगा, 4 में 1 जोड़ूंगी तो 5। इसका मतलब ये चक्का चलाना है कब तक? 49 + 1, जब तक मेरी गिनती कितनी ना हो जाए? 50। इसका मतलब जब इससे पूछ लूंगी तो 1 हो गया, लेकिन जब इसके बाद 1 और बढ़ाऊंगी तब होगा 2, 2 के बाद 1 और बढ़ाऊंगी तो बनेगा 3, बोलो ठीक है। इसके लिए एक इक्वेशन होती है n = और उसके लिए हमेशा राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व किया जाता है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे n पहले लिख दिया तो आपकी इक्वेशन फंस जाएगी। अभी जब मैंने पहले वाले से पूछा तो n कितना था? जब मैंने उसमें 1 और बढ़ा दिया तो मेरा n हो गया 2। अब मेरा n कितना है? 2। अब उस 2 में जब मैं 1 बढ़ाऊंगी तो कितना बनेगा? 3। 1%, 100%, आई डाउट अपने ऊपर। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि एक बार में समझा दिया हो मैंने। हाँ देखिए, जिन्होंने पहले फ्लो चार्ट पढ़ा है उनके लिए ये ठीक है, लेकिन बेटा प्लीज, लेकिन मुझे यही सोच के उस हर बच्चे को पढ़ाना है कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। इससे आराम से और इतने डिटेल में मैं कोशिश कर रही हूँ बताने की। क्या हमें थोड़ा बहुत पल्ले पड़ रहा है कि जो अभी है, ये कहता है जो अभी है, अगर मैं उसमें 1 जोड़ दूंगा तो आगे वाली गिनती बन जाएगी, बोलो ठीक है। इसका मतलब मुझे चाहिए 49 + 1 50, बोलो ठीक है। और ये सारी प्रक्रिया कितनी बार होनी चाहिए? 50 बार। मतलब इससे भी अलग पूछो, इससे भी अलग पूछो, लेकिन अगर मैं 50 बार तो ये बना नहीं सकता, वरना तो ये क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है। हमें केवल एक सिस्टम को कमांड देनी है। मैंने कहा पहले वाले से पूछा, और सिस्टम को एक बात बोलनी है कि हर के पूछने के बाद एक बार कंफर्म कर ले कि 50 हो गए क्या। ध्यान से सुनना है, मैम एक बार और बोल दो। मैंने कहा कि जब भी
एक सवाल सिस्टम पूछेगा एक बंदे से, वो उसके बाद अपने आप से पूछेगा कि 50 हो गए क्या, और अगर 50 हो गए तो वो रुक जाएगा, लेकिन अगर 50 नहीं हुए होंगे तो वो एक और आगे बढ़ेगा। किससे? एक और गिनती बढ़ाएगा। जब दूसरे से पूछेगा तो फिर अपने आप से सवाल करेगा कि 50 हो गए क्या, अगर 50 हो गए होंगे तो रुक जाएगा, लेकिन आगे अगर नहीं हुआ होगा तो फिर वही सवाल कब तक पूछेगा? जब तक उसका n 50 के बराबर ना आ जाए। इसका मतलब चाहे 50 लिखा हो या 500, क्या फर्क पड़ता है? सिस्टम को भगना है, हमें थोड़ी भगना है। हमें सिर्फ सिस्टम को एक कमांड देनी है कि अगर तुम्हारा n 50 हो जाए तो रुक जाना, अगर तुम्हारा n 50 ना हो तो दोबारा जाना और ये सारी प्रक्रिया दोबारा से करना। 20%, 21, वेरी गुड। अब बना लें, एक थोड़ा देखते हैं फोटो बना के। एक और सबसे इंपॉर्टेंट, यू विल ऑलवेज स्टार्ट योर फ्लो चार्ट विथ अ फ्रेश पेज। नंबर 2, बेटा आपको ना हमेशा सिखाया गया अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को कि पहले रिजल्ट बता दो और बाद में वर्किंग नोट दिखा दो, है ना? हम लोग को बचपन से यही सिखाया गया, रेफर वर्किंग नोट नंबर 1। लेकिन यहाँ पे एब्रीविएशन हमेशा पहले दिखाए जाएंगे। ध्यान से सुनना है, रीजन क्यों। हो सकता है सैलरी को आप SL मानते हो और मैं SAL, हो सकता है आपके हिसाब से इंक्रीमेंट सिर्फ IN हो, मेरे हिसाब से INCR हो, कुछ भी, फूल पत्ती चांद सितारा, कुछ भी, आप जो भी मानना चाहते हैं एग्जामिनर को पहले ही बता दीजिए कि भाई तुझे जहां भी फूल बना हुआ दिखे उसका मतलब भाई इसका मतलब सैलरी है। समझ में आई बात? इसका मतलब जब भी हम एब्रीविएशन लिखेंगे हम सबसे पहले उसको एग्जामिनर को बता देंगे, भाई हम इन चीज़ों के लिए इन शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए पहले मैं बना लूं, चल साथ में बनाएंगे। अच्छा, एक हम कसम खाएंगे। बेटा प्लीज, आपको सीरियसली लगता है कि इस वाले में हम कैसे भी कर सकते हैं? हमें अपनी हिम्मत समझ में आ गई है कि हम कहाँ पे हैं अभी। हम एक कसम खाएंगे और कसम वो है कि फ्लो चार्ट में कोई भी डब्बा हवा में नहीं लटकेगा, कोई भी डब्बा हवा में नहीं लटकेगा। अब वो कसम कैसे पूरी होगी वो हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, लेकिन आपको एक बात को ध्यान रखना है कि जितने डब्बे बने हैं उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन होना चाहिए, वो खाली हवा में लटकते हुए ना दिखे। तो आप एक फ्रेश पेज ले रहे हैं या अगर आपके उस वाले पेज में जगह है तो हम एब्रीविएशंस लिख लेते हैं, ठीक है? चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग लिखना शुरू करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे SAL इज इक्वल्स टू सैलरी, INC इज इक्वल्स टू इंक्रीमेंट, RSAL इज इक्वल्स टू रिवाइज्ड सैलरी, ठीक है? PM इज इक्वल्स टू performance marks, N is equals to number of employees। लेकिन हम ये बता रहे हैं, हम ये क्या कर रहे हैं दोस्त, हम काउंटिंग कर रहे हैं। हमें ये बात देखनी है कि 50 लोग हो गए हैं या नहीं। अब हमें कोई टेंशन है क्या? 50 का 500 लिखा होता है, क्या फ़र्क पड़ता है? हम उसको बताते हैं अगर 500 हो जाए तो रुक जाना, वरना आगे चलते रहना। हमेशा क्या करना चाहिए ना, 3-4 लाइन छोड़ देनी चाहिए। कई बार हमारे दिमाग में इमीडिएटली नहीं आता है, लेकिन बाद में हमें लगता है अरे हम तो ये भी यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, 1-2 छोड़ देंगे, तो वहाँ पे हम बता देंगे कि इसका मतलब ये होता है। हाँ नहीं तो लेकिन हमें ये तो बताना पड़ेगा ना कि हम n इज इक्वल्स टू n+1 का कमांड देंगे बेटा उनको। बोलो 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 बोलो।
एन इनपुट का इनपुट देखिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, लेकिन अगर जब आप कमांड दोगे n इज इक्वल्स टू n प्लस 1, तो ये नहीं बताओगे कि n क्या है, कि आपने 50 एम्प्लॉयज तक गिनना है। हंड्रेड % मैंने आपसे क्या कहा, आप यहाँ पे खाली i लिखो और बताओ i इज इक्वल्स टू इंक्रीमेंट, s लिखो सैलरी, लेकिन पहले बता दो, क्योंकि मैंने बार बार आपको एक बात बोली है कि दिस इज अ नॉन स्टैंडर्ड डायग्राम, आपका और मेरा लॉजिक दोनों का अलग हो सकता है। चलो शुरू करेंगे। और आप, हाँ जी, आप पहले ना बेटा एक बार देखो और आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि मैं कैसे बना रही हूँ। आप एक चीज को ध्यान देंगे, सुन लो प्लीज, हर चीज का इंपॉर्टेंस है बेटा, प्लीज। आपने देखा होगा कि मैंने पेज के बीच से शुरू नहीं किया, मैंने साइड में लिखा, क्योंकि कई बार कुछ वर्किंग के कमांड्स इतने हैवी होते हैं कि उनको अगर मैंने बीच से शुरू किया तो साइड का पेज यूज भी नहीं होगा और वहां तक हम उसको कवर भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए पेज के लेफ्ट साइड से ही शुरू करो और अच्छा पेज छोड़ दो कि हम उसको यूज कर सकें। तो यहाँ मैंने सबसे पहले क्या किया, स्टार्ट। अच्छा, अब यहाँ पे एक और लिखो, अब इसका मतलब पहले बताना पड़ेगा आपको। क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशंस, पहले ये लिख लो, फिर इसका मतलब समझ लो, फिर मैं आगे इसको लिखूंगी। लिख लिए? सुनो बेटा, इसको समझने के लिए एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है आपका कैलकुलेटर। ध्यान से सुनना है। आप जब भी कोई नई कैलकुलेशन करते हो तो आप क्या करते हो, 2 बार ऑन का बटन दबाते हो। सब करते हैं, हम भी करते हैं भाई। इसके हाँ, कि इतनी बार की गलती से भी कुछ लिखा हुआ बच ना जाए, यही इंटेंशन होता है। बार बार ऑन का बटन दबाने से हम ये अपने आप को एंश्योर करते हैं कि कहीं कोई पुरानी लिखी हुई बात उस कैलकुलेटर में ना रह जाए, और अगर मैंने अब और कोई फिगर डाली तो कहीं वो फिगर उसमें ऐड लेस ना हो जाए। तो हम सिस्टम को भी एक कमांड देते हैं कि देख भाई सिस्टम, अगर तेरे पास पुराना कोई भी इनपुट मौजूद है तो उसको क्या कर ले, क्लियर कर ले, क्योंकि अब जो मैं तुझे इनपुट देने वाला हूं उसके रिजल्ट में मुझे कोई भी पहले का नाटक नहीं चाहिए। दिस इज नोन एज क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन। बोलो ठीक है। CAWL हर बार लिखना है, हर बार मतलब हर क्वेश्चन में। हमने उनसे क्या कहा, CAWL, दैट इज भाई एक काम करो, अरे मत बनाओ ना प्लीज, प्लीज मत बनाओ प्लीज। आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम, 100%, प्लीज, कोई हड़बड़ी नहीं है। हाँ, उसके बाद मैंने कहा सेट n इज इक्वल्स टू 1। अभी मेरा n क्या है, 1। इसका मतलब अब जो मैं किसी से पूछने वाला हूं, अभी आपको n इज इक्वल्स टू n प्लस 1 बनाने के लिए एक n की वैल्यू तो असाइन करनी पड़ेगी ना। तो आपने क्या बताया भाई, अभी वाला n क्या है, 1। फिर मैंने कहा रीड, आप बताओ आपके हिसाब से क्या इनपुट है जो वेरी करेगा और जिसकी वजह से आपके रिजल्ट में वेरिएशन आएगी। देखो, सैलरी तो हमारी कांस्टेंट है। अगर मान लो हर बंदे की सैलरी भी अलग होती तो हम क्या करते, सैलरी भी इनपुट करते। लेकिन यहाँ पे हमारी जो सैलरी है वो सैलरी क्या है, फिक्स्ड है, हर किसी की 30,000 है। इसका मतलब उस सैलरी की वजह से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने लिखा आगे बढ़ो कैसे,
n इज इक्वल्स टू n+1। मैंने पूछा क्या परफॉर्मेंस मार्क्स लेस देन 70 है, तो कितना जवाब आ सकता है, यस या नो। अब एक बात को ध्यान से सुनना बेटा, मैं नो यहाँ भी लिख सकती थी, लेकिन अगर मैं यहाँ लिखती तो मुझे सवाल पूछने के लिए यहाँ जगह चाहिए होती जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, और अगर वो यहाँ ना बोलता तो मुझे नीचे पूछना पड़ता, और जिसमें फिर हमारे एक साथ उनको एरो बनाने में बड़ी दिक्कत होती। तो हम यहाँ कहेंगे इंक्रीमेंट इज इक्वल्स टू, क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक है, देख लो भाई सब लोग, ये ठीक है। मैंने पूछा क्या परफॉर्मेंस मार्क्स 70 से 80 है, अगर यस है तो इंक्रीमेंट इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 30,000। लेकिन ये 70 में भी ना बोल रहा है, 80 में भी ना बोल रहा है, इसका मतलब 80 से ज़्यादा होगा। क्या ये बात किसी को समझने में परेशानी है, बोलो बेटा। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ इंक्रीमेंट इज इक्वल्स टू 0.3 इंटू 30,000। बोलो ये ठीक है, ये ठीक है। यहाँ तक किसी को भी समझने में कोई परेशानी है, पक्का। अब याद है आपको एक बात कि हमने डिसाइड किया था कि अगर वो यहाँ हाँ बोलता है तो भी रिवाइज्ड सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी प्लस इंक्रीमेंट, यहाँ हाँ बोलता है तो भी वही, और यहाँ हाँ बोलता है तो भी वही। मैंने कहा जब आपकी सारी बात हो जाए तो ये लिख देना, सैलरी प्लस इंक्रीमेंट। बोलो क्या आईएनसी तीनों का आपने निकाला हुआ है? लेकिन अगर मैं इसको देखती हूँ तो मुझे ये तो केवल इसके बाद का स्टेप दिख रहा है, लेकिन इसके बाद भी यही होना है। बोलो बेटा, इसके बाद भी यही होना है, इसके बाद भी यही होना है। बोलो सही बात है। इसका मतलब ये भी, इसके बाद का स्टेप भी यही, इसके बाद का स्टेप भी यही, और इसके बाद का स्टेप भी यही। बोलो बोलो। और जब क्या एक बंदे का पूरा हो गया, उसकी सैलरी निकल गई, उसका इंक्रीमेंट निकल गया और उसकी रिवाइज सैलरी निकल गई, तो क्या कर दें, प्रिंट कर दो। प्रिंट, 3 बातें प्रिंट करने के लिए बोली हैं, परफॉर्मेंस मार्क्स, इंक्रीमेंट। देखो अगर ये क्वेश्चन, बेटा ध्यान से सुनना, अगर ये क्वेश्चन ईच लिखने से पहले का होता ना तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि हम एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना देते। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है कि 50 लोगों का बनाओ, लेकिन अभी तक तो कितने का हुआ है, 1। फिर हम अपने सिस्टम से कहेंगे, पूछो अपने आप से क्या तुम्हारा n यहाँ से आते हुए 50 हो गया क्या? इसका मतलब क्या तुमने ये वाली सारी प्रक्रिया 50 बार दोहरा ली क्या? अगर वो कहता है हाँ, तो हम कहेंगे वेरी गुड, देन स्टॉप, अब तुम्हारा काम हो चुका है। लेकिन वो कह रहा है नहीं, अभी तो 3 ही बार करी है। अब ध्यान से सुनना एक बात, इसका मतलब मुझे ऊपर जाना चाहिए और दोबारा यही सारी बातें पूछनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना, अगर मैंने यहाँ पे इस पॉइंटर को कनेक्ट किया तो मेरा पूरा प्रॉब्लम दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैंने CAWL पे कनेक्ट किया तो मेरा सारा इनपुट उड़ जाएगा। अगर मैंने n इज इक्वल्स टू 1 पे कनेक्ट किया तो लूप से बाहर ही नहीं आ पाएंगे कभी जिंदगी भर, क्योंकि जितनी बार ऊपर जाएंगे दिखेगा n इज इक्वल्स टू 1।
फिर वो सिस्टम ऊपर जाएगा, कहेगा n इज इक्वल्स टू 1। मुझे कहाँ पे जाना है? मुझे जाना है यहाँ, क्योंकि मुझे 50 लोगों से उनके परफॉर्मेंस मार्क्स पूछने हैं। ध्यान से सुनेंगे बात, मैं फिर बताती हूँ बेटा। मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर जाती तो जितनी बार मेरा सिस्टम ऊपर जाता उसको दिखता कि n कितना है 1। वो फिर बेचारा नीचे आता, फिर ऊपर जाता, उसको क्या दिखता है n कितना है 1। मैंने यहाँ पे कनेक्टर लगाया है, अभी कनेक्टर नहीं लगाया, कनेक्टर भी लगा के दिखा दूंगी कैसा दिखता है। मैंने यहाँ पे एरो कनेक्ट किया है, क्यों? क्योंकि मुझे 50 बार परफॉर्मेंस मार्क्स भी तो चाहिए या नहीं? तो इसका मतलब अगर मुझे 50 बार चाहिए तो मुझे 50 बार इसको पूछना भी तो पड़ेगा। क्या? जैसे ये प्रिंट करेगा ऑटोमेटिकली, अब मैं आपको बताती हूँ, इसको कहते हैं फील्ड इनिशियलाइजेशन। एक मिनट बेटा प्लीज, अब इसी टोन में ही बात करनी पड़ेगी। फील्ड इनिशियलाइजेशन, फील्ड इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिस्टम हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट सेज वंस द रिकॉर्ड इज कंप्लीटेड इट ऑटोमेटिकली शिफ्ट्स टू 0। जैसे एक्सेल शीट होती है, हम जैसे ही एंटर दबाते हैं तो वो पूरा रो हमारे लिए वापस नया हो जाता है। जैसे कोई टेबल बनाते हैं हम लोग, नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स, ये वो, तो हमने एक यूजर का डेटा एंटर किया और जैसे ही हम उसको एंटर करते हैं तो दूसरी वाली फील्ड मुझे पूरी खाली मिलती है। तो ये वही केस है। अगर मैंने यहाँ पे बार बार CAWL किया तो मेरा ये सब कुछ उड़ जाएगा, मुझे उसको बार बार कमांड देनी पड़ेगी। मेरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या यहाँ क्यों लगाया है? ये समझ में आ रहा है क्या? ये क्यों लगा है यहाँ समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि इसके बाद भी यही, इसके बाद भी यही और इसके बाद भी यही। अगर मैंने इससे पहले ये पूछ लिया होता, मान लो बेटा, सुन लो ध्यान से, हवा नहीं लगेगी अपने से ये सब की, कि क्या डिफरेंस है अगर प्रिंट नीचे होता और ये ऊपर होता। तो अगर मान लो मैंने ये यहां पूछा होता और प्रिंट नीचे होता तो इसका मतलब है कि केवल 50वें वाले बंदे का ही प्रिंट हो पाता, और लेकिन मुझे यहाँ पे तो हर किसी का प्रिंट करना है। अब अगर मैं कनेक्टर लगाती तो मैं ये लाइन नहीं खींचती, एक कनेक्टर यहाँ लगाती, एक यहाँ A और तब ये लाइन अपने आप इंडिकेट हो जाता है कि ये A और ये A आपस में कनेक्टेड है, मुझे स्पेसिफिकली ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब आप छाप लें इसको आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिना स्केल और पेंसिल के। क्यों? तो आप इसको, और अगर आपको और स्टार्टिंग से करना है, इसको 0 कर लो, और बेटर है, इसको 0 कर लो। हाँ, सीक्वेंस मैं आपको, अरे अभी एक तो सीखो भाई, दूसरा भी है हल। नहीं, आप देखो कनेक्टर अगर लगाते हो तो कैसे लगाओगे? A, यहां भी A और यहां भी A, समझ रहे हो ध्यान से? हाँ जी, एक मिनट। जिन्होंने जो सवाल पूछा कि मैम इसको डायरेक्ट लिंक करने की बजाय अगर कनेक्टर लगाना होता तो, अच्छा सुनो ना, इसको कर लो, फिर मैं थोड़ा गंदा करके दिखा दूंगी कि कैसा होता, वरना आपको बनाने में थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। आप इसको बना लो, फिर मैं इसको पूरा दिखा दूंगी कि कैसे कनेक्टर उसमें भी लग सकता था। हाँ जी, क्या नंबर ऑफ, उससे कोई दिक्कत आप नो, अरे तो ये तो है ना, तो नो लिख दो, उसमें परेशानी क्या है? आप इसको A इज इक्वल्स टू A+1 लिखो यार, कोई जरूरी थोड़ी है नहीं लिखना, मैंने तो आपको सिर्फ बताया है। आप E इज इक्वल्स टू E+1 लिखो, एम्प्लॉयज लिखना है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस जो लिखोगे वो बता देना।
ये क्वेश्चन आईपीसीसी में आया था नवंबर 15 में 8 नंबर का। आपके इस बार का क्वेश्चन दिखाओ आपको, इस बार का नहीं, उससे पहले वाला इजी ज़्यादा है पहले। हाँ तो मैं निकाल के रख लेती हूँ ना भाई, मेरे पास निकला हो थोड़ी, तुम अपना काम करो आराम से। 0 है, 0 अभी बता रहे हैं, वो जब यहाँ आएगा तो 0 + 1 पहले वाले बंदे का प्रिंट करेगा 1। हाँ भाई n = 0 रखा है। आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? मैंने n = 0 रखा है बिल्कुल। हाँ वेरी गुड। हाँ जी, अगर आप सेटेलाइट वाले बंदे हैं तो भी हाँ, और यहाँ से उम्र सुस्ती कर रहे हैं तो भी। मुझे लगता नहीं यहाँ पे तो हालत है वैसी कोई अभी है क्या, और बोरियत हो रही है क्या किसी भी प्रकार की? तो वो आपके 2 द्वार आपके नज़दीक हैं, आप प्लीज़ निकलिए। हाँ हाँ बेटा, क्वेश्चन मार्क है। हाँ मयंक रस्तोगी को नींद आ रही है, लेकिन उसको समझ भी आ रहा है। देखिए iOS में मैंने आपको कहा है अपने व्हाट्सएप के नाम बदलिए। हाँ हाँ, शिल्पी सोनी रख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मुंह बंद करो, उसको चुपचाप से लिखो। ऐसे कम से कम 5 वैरायटी के फ्लो चार्ट्स हैं जिसका ये 10% भी नहीं है। कहाँ नहीं करी भाई? SAL सैलरी, आपके देखो यहाँ पे क्या है, सैलरी तब लिखना अच्छा लगता है जब सैलरी हर बार चेंज हो रही होती। यहाँ पे आपकी सैलरी है कि आप अगर उसको कांस्टेंट है वो हर किसी की। हाँ जी, कैसे नहीं है बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। तो इसीलिए 3 लाइन छुड़वाई आप डाल लो। ग्लास एक्सपेंसिव है। हाँ इस वो लोकल वाला है यार, मेरे घर में सबसे छोटा मोबाइल है मेरे पे, इसलिए मैं इसको दिखाते नहीं हूँ। एक्चुअली द ड्रॉबैक ऑफ बीइंग द एल्डेस्ट सिबलिंग, आपको थोड़ा तमीज़ में रहना पड़ता है। चले कोई तो मेरी भावनाओं को समझ सकता है यहाँ पे। आप अभी फ्लो चार्ट समझेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा फिलहाल। हाँ जी, किसमें? सेट में? तो अगर ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पे ऐसे लटा के सीधा 30,000 कर दो। हाँ तो उसको सीधा 30,000 कर दो, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ जी, 1 मिनट चुप हो जाओ एकदम। हाँ जी बेटा, स्टॉप और स्टार्ट आप दोनों ओवल में रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल चलता है। नहीं बेटा, क्योंकि वो अपने आप में एक प्रोसेसिंग है। एवरी टाइम ही विल गेट अ न्यू इनपुट और उसके बाद एक नया आउटपुट आएगा। अरे चुप हो जाओ ना यार। एक ही बार। हाँ जी, डन। इससे ऊपर करने का कोई मतलब नहीं है। देखो, अगर तुम जबरदस्ती की लेट कर रहे हो ना, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे 2 दिन पढ़ाना है फ्लो चार्ट। अगर आप अपनी टाइम पास के चक्कर में खाली 1 या 2 सीख लो या थोड़ा सा दिमाग लगा के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सीख लो, आपके ऊपर है। क्योंकि मैं 2 दिन से ज्यादा नहीं लगाऊंगी फ्लो चार्ट में। चलिए, अब आप में से जिस बच्चे ने मुझसे पूछा था बेटा कि अगर मैम इसमें कनेक्टर लगाना हुआ तो हम यहां लिखते ए, यहां लिखते ए और यहां लिखते ए, इसका मतलब ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। अरे यार, तो इसको छोड़ो ना, अभी मैं सिर्फ इसके लिए बता रही हूँ। इसको बी लिख दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये लो, ठीक है। अरे हाँ, अब नाउ द क्वेश्चन इज, ठीक है, वेरी गुड। आपने से अभी किसी ने पूछा कि बी भी कनेक्टर हो सकता है, तो बेटा यहाँ पे इसका मतलब है कि अंदर ये कनेक्टर्स आर द सर्कल्स। इसके अंदर अगर 1 लिखा है और अगर किसी कनेक्टर के अंदर 1 लिखा है, इसका मतलब वो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। और अगर एक सवाल में एक से ज्यादा बार कनेक्टर का इस्तेमाल होगा, सोचो सब जगह ए लिख दिया तो सारे आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर 1 लिखने का चक्कर है तो इसका मतलब ये 1 और 1 आपस में कनेक्ट है और बी आपस में कनेक्ट है। डन डन। चलो, चलिए यहां देखेंगे अब, ठीक है। चलिए, 6 नंबर का सवाल है, मई 2018 का सीए इंटर का ही सवाल है, मई 2018 का। बेटा ध्यान से देख लो प्लीज। एन ई कॉमर्स वेबसाइट इज ऑफरिंग फॉलोइंग डिस्काउंट्स। हम ट्रेडर थे और हम अपने कुछ डिस्काउंट अलाउ कर रहे थे, याद है आपको। यहाँ पे ई कॉमर्स साइट है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। ये कहते हैं कि इफ द परचेज मोड इज वाया वेबसाइट, a discount of 5% is given on the bill amount। बोलो, हमारी नजर में वो उस वक्त कौन था? होलसेलर था। अब ये कहते हैं कि अगर वेबसाइट से खरीदोगे तो 5% ऑफ द बिल अमाउंट तुमको डिस्काउंट देंगे। इफ द परचेज मोड इज वाया फोन ऐप, a discount of 10% is given on the bill amount. But if the purchase is done via any other mode, the customer is not eligible for any discount। देखो कितना आसान है, हमारे लिए वो तीसरा वाला अल्टीमेट कस्टमर था, यहाँ एनी अदर मोड है। ये कहते हो कि अगर तुमने वेबसाइट से खरीदा है तो 5% देंगे, किसका? बिल अमाउंट का। अगर फोन ऐप से खरीदा है तो 10% देंगे बिल अमाउंट का। लेकिन अगर कहीं भी और से खरीदा है तो तुमको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये लिखते हैं, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द बिल अमाउंट पेएबल बाय द कस्टमर।
तो बेटा बिल अमाउंट पेएबल इज इक्वल्स टू इनिशियल बिल अमाउंट माइनस डिस्काउंट। बोलो मैम एक बार और बता दो, आपने क्या बोला? आपको क्वेश्चन पूछा है बेटा कि आपको यह बताना है कि कस्टमर कितना अमाउंट पे करेगा। तो बेटा कस्टमर तो पे करेगा जो उसका बिल अमाउंट था वो, और माइनस डिस्काउंट। बोलो ठीक बात है? हाँ, आप इसको कोशिश करेंगे? करिए, फिर उसको हम लोग साथ में बनाएंगे। अच्छा बताओ इनपुट क्या है? दो इनपुट है, परचेज मोड और बिल अमाउंट, क्योंकि बिल अमाउंट भी बदल रहा है और परचेज मोड भी बदल रहा है। मैम परचेज मोड बदल रहा है क्या? भाई कैसे नहीं बदल रहा है? कोशिश करेंगे? चलिए करिए। यहां n इज इक्वल्स टू कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे कुछ स्पेसिफिक नंबर पूछा नहीं है। आप सिंपल एक एसओपी बना के बता दो। सेम सवाल है, पता है बेटा, मैं कस्टमर हूं तो बेटा बिल अमाउंट भी तो वेरी करेगा हर कस्टमर का, कि नहीं करेगा? तो बिल ठीक है वो परचेज, लेकिन आप जितने का सामान खरीदोगे वो अलग का होगा, ये जितने का सामान खरीदेगा। परफॉर्मेंस मार्क्स वाला सेम सवाल है, खाली n इज इक्वल्स टू वाला हटा दो अगर तो। हाँ हाँ, ये जनरल है, आपको इसमें n इज इक्वल्स टू वाला कोई चक्कर नहीं है, आपको सिर्फ एक जनरल फ्लो चार्ट बनानी है। देखिए आपके बाजू वाले को भी नहीं आता है, तो इधर उधर बात करके कोई फायदा नहीं है। देखो इस वाली घड़ी में बजे अभी 4:05 तक आपके पास टाइम है, और तब तक भी अगर आपसे नहीं बना तो आपसे बनने वाला कैसे भी नहीं है। तो 5 मिनट से ज्यादा मैं इंतजार नहीं करूंगी। एक ही ब्लॉक में रीड पीएम दैट इज परचेज मोड कॉमा बिल अमाउंट बीए, जो भी आप लिखोगे। बेटा पेन से बना प्लीज, आदत मत डालो पेंसिल वाली, चलता नहीं एग्जाम में एकदम। नहीं तो गलत हो जाए कोई बात नहीं, काट देंगे उसको, लेकिन डबल आपको बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा तो माइंड में चीजें पहले से क्लैरिफाई कर लो, उसके बाद शुरू करो। कहीं नहीं जा रहा भाई, यही है। इतनी देर में तुम्हारे दिमाग में नहीं छपा है? You have to draw a flow chart to calculate and display, print करना है आपको bill amount payable by the customer, that is total bill payable, that is initial bill amount minus discount. क्या मैं भी दूसरे पेज पे बना लेती हूँ, चेक हो जाएगा जल्दी। बेटा प्लीज
हाँ जी, डन? नहीं, मैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अभी आप बस ये मैंने एग्जाम पर्पस के लिए आपको बताया। डन? चलिए, क्या बात है। अरे उसका हो गया, तुमसे थोड़ी छीन रही हूँ यार, हद बात है। दे दे भाई प्लीज। अलग अलग टशन में m इज इक्वल्स टू मोड a इज इक्वल्स टू अमाउंट, ठीक है। अच्छा, क्या बात है। देखो व्हाट्सएप पे भी जवाब आने लगे हैं मेरे पास। वो देखिए, इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है। मैं पहले बता दूं आपको, सुन लीजिए। अब ऑलमोस्ट लोगों ने कर लिया है, सुनेंगे बात को ध्यान से। तरीका नंबर 1 जो इन्होंने किया वो कि एक ही बॉक्स में सारी बात बता दी कि टोटल बिल पेएबल क्या है, कि बिल अमाउंट माइनस बिल अमाउंट इनटू परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। लेकिन यहाँ पे 100% सही है ये तरीका, लेकिन होता क्या है कि जब एक बॉक्स में बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस दिखा देते हैं ना, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी समझने में दिक्कत आती है। लेकिन आपका है 100% सही। हटा लो इसको। अब मैं अब यहाँ पे रखती हूँ, आप चेक करिए। स्टार्ट ठीक करा है सबने? चलो, CAWL लिखा है कि नहीं लिखा है? किसने किसने नहीं लिखा, सच्ची बताओ। हाँ, नहीं लिखा। हाँ, ये सही है। रीड आपने करा है दो बातें, परचेज मोड और बिल अमाउंट। यहां तक कितनों का सही है? सही, ईमानदारी से। चलिए, वेरी गुड। आपने पहला सवाल पूछा, क्या परचेज मोड वेबसाइट है? पूछा है सवाल। किसका किसका यहां तक सही है? सवाल तो ठीक है, अब जवाब देखते हैं। जैसे किया यस, तो हमने बता दिया कि डिस्काउंट इज इक्वल्स टू बिल अमाउंट का 5%। ये किया है बेटा? सही सही, सबने हुआ, ये हो रहा है। समझ में आ रही बात? अगर किसी ने अगर ये किया है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये किया है कि टोटल बिल पेएबल इज इक्वल्स टू दिस, आपने सीधा यहीं पे दिखा दिया है। लेकिन कायदे से एक ही जगह पे, क्योंकि आपको डिस्काउंट भी अलग कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो आपको वो भी दिखाना चाहिए। नो में इज परचेज मोड मोबाइल ऐप, अगर यस है तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू बिल अमाउंट का 10%। लेकिन अगर ना है तो तो कोई भी मोड हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो डिस्काउंट देना है 0 और निल। यहां तक किसने किसने सही किया, सच्ची बता दो। चलिए, वेरी गुड। लेकिन फिर हमें पता है कि इसके बाद का स्टेप भी यही, याद है ना, रिवाइज सैलरी जैसा, कि बिल अमाउंट माइनस डिस्काउंट विल बी टोटल बिल पेएबल। इसके बाद का स्टेप भी यही, और इसके बाद का स्टेप भी यही। और हमें सिर्फ डिस्प्ले करने को उन्होंने एक ही बात बोली है, दैट इज द अमाउंट पेएबल बाय द कस्टमर। इसलिए मैंने यहाँ TBP लिखा है, TBP इज टोटल बिल पेएबल। कितने बच्चों ने सही सही कर दिया इसको? अरे क्या बात है। अब किसमें से कितने बच्चे सच बोल रहे हैं? 2 बात है भाई। हाँ, सही। समझ में आ रही बात है थोड़ी बहुत? 50%? मैंने ही नहीं पूछा 100% तो भाई। हाँ,
लास्ट वाला मतलब सुना, ये ले लेना, इसी में बना हुआ है। हाँ बोल। मान लो कि 70 डाल दिया था, तो मैंने उसी के ऊपर तो आपको फील्ड इनिशियलाइजेशन का एग्जांपल दिया था बेटा। अगर मैं हर बार यहां पे क्लियर करती हूं, हाँ तब ले लेगा, उसके लिए आपको 0 करना पड़ेगा उसको स्पेसिफिकली तब। हाँ देखिए मैंने हर बार क्या बोली फ्लो चार्ट के लिए, सुन लो ध्यान से। जितने भी बच्चे अगर इसको सोच के खुश हो रहे हैं बेटा कि हमसे हो रहा है तो अच्छी बात है, होना चाहिए, और ये बड़ी खुशी की बात है कि हम समझ रहे हैं और हमसे हो रहा है, तो इसी बात पे क्वेश्चन लिखो। चलो हाँ बेटा, क्योंकि हर बार बिल अमाउंट यूजर के साथ बदलेगा या नहीं बदलेगा, और उस बिल अमाउंट की वजह से डिस्काउंट के फिगर पे भी फर्क पड़ेगा, इसलिए वो इनपुट है। क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट, मैं डिक्टेट कर रही हूं, लिखूंगी नहीं, नहीं मैं नहीं लिखूंगी, मुझे आता है। हाँ आराम से बोलो मैं नहीं लिखूंगी। एक मिनट बेटा। हाँ बेटा ये क्या है, ये एक जनरल प्रोसीजर है। मान लो अगर इस सवाल में होता कि 50 कस्टमर का पता करके बताओ, तब हम उसमें कमांड देते हैं कि तुम 50 बार घूमो। अभी तो हमने क्या किया, अपने सेल्समैन को सिखा दिया है कि अगर कोई आए तो उससे इस तरीके से बात करनी है। अ ट्रेडर deals in three products and two types of customers. 3 products and 2 types of customers. That is wholesalers and retailers. That is wholesalers and retailers. ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे a trader has different discount policy for different products and different customers. Different products and different customers. A नीचे A लिखेंगे। For washing machine, retailers will be allowed 10% discount irrespective of the bill amount, and wholesaler gets 15% discount on bill amount. B is for decorative products. The discount will be 20% for all the customers. C for cooking range.
retailers will be allowed 5% of the discount on bill amount and wholesaler gets 3% discount only if bill amount exceeds 20,000 rupees. रिपीट लिखा है मैंने भाई. Draw a flow chart. Draw a flow chart to show the procedure of discount. लेकिन इसको मैं समझाऊंगी पहले, लेकिन ये बना के आप घर से लाएंगे. अच्छा, एक और बात, आपकी टेस्ट को 2 से 3 शिफ्ट किया है जानबूझ के कि कल की और परसों की आपकी छुट्टी नहीं खराब हो जाए. कल नहीं है, परसों है ना, तो कल तक तो तुम यहां रहोगे कि एक दिन कम से कम जी लो. कल 2 बजे तक की जो भी क्लासेस हैं वो हैं, मेरी क्लास नहीं है. इसका मतलब अब मैं सही में घूमने जा सकती हूँ आज, क्योंकि कल मेरी कल भी छुट्टी है और मेरी परसों भी छुट्टी है. हाँ जी, पहले ये देखो, हवा नहीं लगनी तुमको इसमें अपने आप. बेटा सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन दूसरों से अलग क्यों है? एक तो ये बड़ा ज्यादा लग रहा है, और क्या? हाँ बिल्कुल, लास्ट में सी पॉइंट में लिखा 100%. अभी जितनों के मोबाइल निकले हैं वो अंदर कर लें उसको, और जितनों के पर निकले हैं उसको भी अंदर कर लें. अभी इमीडिएटली 1 सेकंड में शांत हो जाओ और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो. बेटा ये क्वेश्चन नवंबर 2017 में 8 नंबर का पूछा जा चुका है, एग्जाम का सवाल है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखो. आपको ये बताया गया कि एक ट्रेडर है जो 3 टाइप के गुड्स में डील करता है, वॉशिंग मशीन, डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स और कुकिंग रेंज. बोलो ठीक है. क्या मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि 3 ही प्रोडक्ट हैं? इसका मतलब अगर मैंने 2 के लिए क्वेश्चन पूछा और तीसरा ना हुआ तो तीसरा वाला ही है. लेकिन यहां पे परेशानी यह है कि अगर या तो मैं प्रोडक्ट को लेके आगे बढ़ सकती हूं, और या मैं रिटेलर या होलसेलर को लेके आगे बढ़ सकती हूं. तो मैम आसान क्या है? आसान है आप प्रोडक्ट को लेके आगे बढ़ें, और उसमें भी पहला क्वेश्चन डेकोरेटिव प्रोडक्ट का पूछ लो. रीजन बीइंग, क्योंकि उसमें सबके लिए डिस्काउंट एक ही है. इसका मतलब जब आप इनपुट करेंगे और पहला सवाल पूछे इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट डेकोरेटिव प्रोडक्ट, तो अगर वो यस बोलता है तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 20%. उसके लिए मुझे ये पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो रिटेलर है या होलसेलर. लेकिन वो कहता है ना जी डेकोरेटिव प्रोडक्ट तो ना है, तो क्या है भाई बताओ फिर वॉशिंग मशीन है क्या? तो कितना जवाब आ सकता है, यस या नो. जैसे ही जवाब आएगा हाँ वॉशिंग मशीन है, तब मुझे पूछना पड़ेगा बताओ अगर रिटेलर है तो 10% 20% जो भी है. लेकिन अगर रिटेलर नहीं है तो इसका मतलब तो होलसेलर ही होगा ना, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली लिखा है कि वो 2 ही टाइप के कस्टमर में डील करता है. इसका मतलब अगर वो रिटेलर नहीं है, इसका मतलब वो होलसेलर है. समझ में आ रही क्या कुछ बात?
फिर जब उसने कहा कि नहीं भाई डेकोरेटिव वॉशिंग मशीन भी नहीं है, तो हम समझ गए कि क्या है, कुकिंग रेंज। लेकिन कुकिंग रेंज में बात थोड़ी सी टिपिकल है। यहाँ पे मान लो हमने पूछा था इज टाइप ऑफ प्रोडक्ट वॉशिंग मशीन, जैसे ही पूछा हाँ मैंने यहाँ पूछा इज टाइप ऑफ कस्टमर रिटेलर, अगर उसने कहा हाँ तो मैंने कहा डिस्काउंट जो भी होगा बेटा वो आप देख लेना, इससे झगड़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन नो बोला तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू जो भी है 10%, 20%, जो भी लिखा होगा। लेकिन अगर वो यहाँ पे ना बोल देता है, इसका मतलब कुकिंग रेंज है। क्या मैं जल्दी बता रही हूँ, समझ में आ रहा है ना? कुकिंग रेंज है तो इसमें मैंने सीधा पूछा भाई तुम रिटेलर हो क्या? अगर हाँ, सीधा इसलिए क्यों पूछा, 3 ही प्रोडक्ट थे, 2 के लिए वो ना बोल रहा है सामने वाला, तो हम क्या करें, इसका मतलब उसको तीसरा ही चाहिए होगा। अगर है भाई तो तेरा डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 5%। लेकिन अगर तू रिटेलर नहीं है तो कौन होगा? अब बता कि तेरा बिल अमाउंट 20,000 से ज्यादा है क्या? अगर है तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, और अगर नहीं है तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 0। बोलो समझ में आ रहा है? पहले डेकोरेटिव प्रोडक्ट पूछने से फायदा ये होगा कि पहले वाला सिंपल निकल जाएगा, और 2 मैम अगर मान लो, लेकिन हम तो सीक्वेंस में जाना चाहते हैं, योर चॉइस। लेकिन आपने कसम खाई है कि ये डब्बे हवा में नहीं लटकेंगे। सुनो ध्यान से, अगर मैंने आपको ये लिखा होता कि ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू शो द अमाउंट पेएबल, तो कितना आसान था, सबको उठा के नीचे जोड़ देते कि टोटल बिल पेएबल इज इक्वल्स टू बिल अमाउंट माइनस ये वाले सब डिस्काउंट। लेकिन मैंने तो यहाँ एक लाइन में लिख दिया कि प्रोसीजर बताओ, तो हमें इसके बाद सीधा क्या करना है, प्रिंट। और आप वो सारी कुछ जो टोटल बिल पेएबल में जोड़ते वो कहाँ जोड़ोगे, प्रिंट में। कि भाई ये सब जब पता चल जाए तो सीधा क्या कर देना, प्रिंट कर देना। तो चलिए देन विल, हाँ मतलब अमाउंट को आप सीधा लिखो ना, प्रिंट डिस्काउंट, क्या कर दिक्कत है? हाँ